मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ज्ञानवापी को लेकर एक एजेंडा सेट कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने से साफ मना कर दिया और यह भी कह दिया कि अब मुस्लिम ये सोचें कि इसका समाधान कैसे है। क्या है ये पूरी खबर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बोलने का क्या होने वाला है असर सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर भी, इस ज्ञानवापी परिसर में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी जानिए कि पल्लवी पटेल की 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, तो आज अनुप्रिया पटेल के गुट ने क्या ऑफर दिया है और साथ साथ बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीजेपी में आने की चर्चा चल रही है। क्या है ये हकीकत? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान अब ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी को लेकर नया एजेंडा सेट करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के एक पॉडकास्ट में एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने जो कहा है पहले आप ये सुन लीजिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे हैं। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि अगर कोई ऐतिहासिक गलती हुई है तो उसका समाधान क्या है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने इस पूरे गेम को एक तरीके से बदल कर रख दिया है। अभी तक अगर बीजेपी का स्टैंड देखें तो बीजेपी राम मंदिर के अलावा, अयोध्या के राम मंदिर के अलावा किसी दूसरे और मंदिर की बात आधिकारिक तौर पर नहीं करती। आरएसएस ने भी आधिकारिक तौर पर कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से जुड़ा था, उसके अलावा काशी और विश्वनाथ उसके एजेंडे में नहीं है। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री सामने आए और योगी आदित्यनाथ ने ये बात क्यों कही कि इसे मस्जिद कहना गलत होगा? उन्होंने क्यों कहा कि ऐतिहासिक गलती को मुसलमान सुधारें और इसके समाधान की तरफ देखें? देखिए, इसके कई मायने हैं। एक पहला तो यह है कि 2024 में कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर अब ज्ञानवापी अब एक एजेंडा के तौर पर सामने होगा। क्या बीजेपी के एजेंडे में शामिल होगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, यह साफ हो गया है कि अब ज्ञानवापी बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा होने जा रहा है। 3 अगस्त को इस पर सुनवाई है, सर्वे होगा नहीं होगा, एएसआई इसको करेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो जब पिछली बार एडवोकेट सर्वे हुआ था उस दौर में भी मुख्यमंत्री खुद गए थे और जिस दिन एएसआई का सर्वे शुरू हुआ था उस दिन भी दर्शन करने के ही बहाने से मुख्यमंत्री पहुंचे थे। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी को लेकर संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि यह मुद्दा एक बार फिर राम मंदिर की तरह ही सामने आ जाए। पार्टी इस पर क्या कहती है ये कहना अलग होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि राम मंदिर के बाद बीजेपी के हाथ में ऐसा मुद्दा लगा है जो 2024 में उसे लगता है कि वो उसकी नैया पार लगाएगा। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी दिनों से कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है और इस इंटरव्यू के देने की जो टाइमिंग है उस पर भी सबकी नजर है। अदालत का एक फैसला आने वाला है एएसआई सर्वे को लेकर, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मन की बात कह दी है। यानी कि वो मंदिर है, वो हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए और साथ साथ मुस्लिम समाज इसके लिए आगे आए, यानी कि समाधान ढूंढे। कुल मिलाकर के ये जो अब नया
ज्ञानवापी का मामला आया है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही, लेकिन इसका जवाब समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या दिया है, ये भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि चूंकि ये मस्जिद है, मुसलमानों से जुड़ी है, इसीलिए बीजेपी इसकी खुदाई करवा रही है, नहीं तो बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं थी। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। तो अब यह मुद्दा निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भी बड़ा होने जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को बोलने से रोक दिया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। और बीजेपी को अब इसमें अपना सियासी फायदा भी नजर आ रहा है। अब अगली खबर। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के कई नेताओं के नामों की चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वो लोग जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। नामों की जो चर्चा है उसमें पूजा पाल का नाम सबसे ऊपर है। चायल की विधायक हैं और पाल बिरादरी से आती हैं, राजू पाल की पत्नी हैं। राजू पाल की हत्या अतीक अहमद और उनके गुर्गों के द्वारा कराई गई थी, जिससे वो सुर्खियों में आई। लेकिन समाजवादी पार्टी के वो विधायक पूजा पाल से संपर्क मुश्किल है और एक तरीके से माना जा रहा है कि चूंकि उनसे फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा, पूजा पाल ने बीजेपी का दामन थामने का मन बना लिया है। लेकिन जो दूसरे नाम की चर्चा रही है वो इंद्रजीत सरोज की रही है और आज उस चर्चा को पूरी तरीके से इंद्रजीत सरोज ने विराम लगा दिया जब उन्होंने यूपी तक से बातचीत में ये कह दिया कि वो 200% समाजवादी हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं और पूजा पाल को भी अपना रुख साफ करना चाहिए। सुनिए क्या कहा है इंद्रजीत सरोज ने। हम समाजवादी पार्टी में हैं और सत्ता विहीन समाजवादी पार्टी में बहुत सोच समझ कर आए हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देकर हमें विधायक बनाया और अंतिम समय तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे। इतना जो है बड़ा जो है अंक गणित हो उसके हिसाब से आप मान लीजिए हम उतने % जो है हम मुतमईन हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि सपा में हैं और सपा में रहेंगे। पूजा पाल जी को भी मेरा ये कहना आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें खुलकर आना चाहिए मैदान में कि अगर समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया है तो उन्हें भी इसका खंडन करना चाहिए और बयान देना चाहिए कि मैं सपा में हूँ, सपा में रहूँगी। तो आपने सुना, यानी कि इंद्रजीत सरोज फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन क्या इंद्रजीत सरोज से को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है? दरअसल ये सच है। ये सच है कि बीजेपी कई ऐसे नेताओं को अपने साथ लाना चाहती है जिसे लगता है कि बीजेपी को 2024 में सियासी फायदा हो सकता है। और इसकी वजह भी है, बीजेपी के पास कोई भी एक ऐसा दलित चेहरा नहीं है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य हो। बीजेपी का अपना कोई होम ग्रोन नेता भी ऐसा नहीं है जिसे दलित के तौर पर बीजेपी ने बहुत बड़ा किया हो या कोई बीजेपी में बड़ा दलित नेता उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति में बीजेपी हमेशा से ही या कह लें पिछले कुछ चुनावों से हमेशा बाहर से आए नेताओं पर निर्भर है, चाहे वो कौशल किशोर रहे हों, विनोद सोनकर बीजेपी के अपने दलित चेहरे रहे हैं। उन्हें अनुसूचित जाति का अध्यक्ष भी बनाया गया था मोर्चे का, लेकिन शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाए और इस बार वो राष्ट्रीय टीम से भी बाहर हो गए। विनोद सोनकर जिस इलाके से आते हैं वही इलाका है जहां से इंद्रजीत सरोज का भी है, यानी कि वही कौशाम्बी, प्रयागराज, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ये वो इलाके हैं जहां पर पासी बिरादरी की तादाद काफी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी को लीड दिलाने में इस इलाके का भी बड़ा रोल है और पासियों में समाजवादी पार्टी की पकड़ बढ़ाने में भी इंद्रजीत सरोज का बड़ा रोल है। तो पहले इंद्रजीत सरोज पर बीजेपी ने डोरे डाले हैं, ये फैक्ट है, लेकिन इंद्रजीत सरोज ने फिलहाल मना कर दिया। पूजा पाल भी अति पिछड़ी जाति से आती हैं, पाल बिरादरी से आती हैं
और बीजेपी के पास पाल बिरादरी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। ऐसे में अतीक अहमद के बाद से ही यह चर्चा थी कि पूजा पाल बीजेपी आ सकती हैं। पूजा पाल के बारे में माना जाता रहा है कि पूजा पाल पहले से बीजेपी आना चाहती थी, लेकिन बीजेपी में किसी वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली और अब बहुत सीरियस स्तर पर यह मामला चल रहा है उनकी ज्वाइनिंग का। दूसरी बात यह कि विश्वनाथ पाल बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पाल बिरादरी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि पालों की एक बड़ी तादाद, जो कि कानपुर से लेकर पूरे प्रयागराज तक और वहां से लेकर कानपुर से लेकर आगरा तक भी इनकी अच्छी आबादी है। ऐसे में अगर पाल बिरादरी का कोई नेता आता है तो उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। शायद यही वजह है कि पूजा पाल पर को बीजेपी इस बार हर हाल में लेना चाहती है। फिलहाल पूजा पाल आउट ऑफ रीच है और आउट ऑफ रीच का मतलब ये होता है कि वो संपर्क में। किसी ने बताया कि शायद वो दिल्ली भी जाने वाली हैं, उनकी नड्डा से मुलाकात होने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी ये कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। देखना यह है कि और कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने की ताक में हैं। अब अगली तो क्या अपना दल कमेरावादी भी एनडीए में आना चाहता है? ये क्वेश्चन मार्क है। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और तब से सियासी गलियारों में या राजनीतिक दलों में एक शगुफा ये भी छोड़ा गया कि वो भी एनडीए आना चाहती है। बाकायदा आज जो अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसके उपाध्यक्ष आशीष पटेल ने तो मिर्जापुर में यहाँ तक कहा कि सभी दलों का स्वागत है, जो भी आना चाहे एनडीए में वो आ सकता है। जब उनसे साफ तौर पर पल्लवी पटेल को के एनडीए में आने पर सवाल पूछा गया और यहीं से इस बात को हवा भी मिली है। क्या वो आना चाहती हैं, आएंगी या नहीं आएंगी, हम बातें बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए आशीष पटेल ने कहा क्या है। सर, आपने निरीक्षण किया है और कमियों के क्या है? देखिए, मिर्जापुर के लिए बड़ा मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयास है कि ये जो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं, इनके लिए हम इस साल से, इसी सत्र से एडमिशन प्रारंभ कर दें और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कि कक्षाएं कहाँ प्रारंभ होंगी, कैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ें, एडमिशन्स के बाद बच्चों के लिए क्या किया जाए, उसी का मैं निरीक्षण करने यहाँ पर आया हुआ। क्या लगा कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कब तक? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज इस सत्र में हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और मिर्जापुर जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का ये तोहफा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार पिछड़े क्षेत्रों को, विशेषकर आदिवासी दलित बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उसी का एक ये उदाहरण है। अभी आपने जांच कार्रवाई करी है, तो क्या कार्रवाई होगी जो कमियां पाई गई हैं? निश्चित तौर पे पिछली बार जहां कमियां थी, हमारी मुख्य विकास अधिकारी ने उस पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा था और उस पर आगे कार्रवाई हो रही है और यहाँ भी जो कमी है उनको सुधारते हुए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी चर्चा लखनऊ में है कि पल्लवी पटेल बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, तो खबर क्या कहेंगे? एनडीए का दिल बहुत बड़ा है, कोई भी कहीं भी आना चाहे सबका स्वागत है। आपकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि... मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एनडीए का दिल बहुत बड़ा है। 38 दल हमारे साथ अभी पिछले दिनों 18 जुलाई को दिल्ली में मौजूद थे। हम चाहेंगे बढ़कर के 138 हो जाएं। आप स्वागत करेंगे? अगर सबका स्वागत है। दरअसल पल्लवी पटेल ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। यूपी तक ने उनसे जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ये मुलाकात किसी गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि ये मुलाकात उनके इलाके के कमंगलपुर में एक मामले में पुलिस ज्यादती के खिलाफ वो योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गई थी, मुख्यमंत्री से, और वो मिलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इस बारे में जब मैंने पूछा कि आखिर क्या वो भी एनडीए में शामिल होंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगी। लेकिन
जिस दौर में पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज के बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात ने कई कयासों को जन्म दे दिया है। हालांकि पार्टी ने अपनी तरफ से साफ किया है कि अपना दल कमेरावादी एनडीए में नहीं जा रहा। तो ये थी खबरें आज का यूपी में। हम फिर कल हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए